सबको नमस्कार। साल 2016 याद है, जब भारत ने अपने सबसे बड़े करेंसी नोट बंद कर दिए थे। हमें बताया गया कि यह भ्रष्टाचार पर एक बड़ा वार है। पर क्या हो अगर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही हो, एक ऐसा राज जो बहुत गहरा है। आज हम जिस सोर्स की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से यह सिर्फ एक इकोनॉमिक डिसीजन नहीं था, बल्कि एक नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन था। तो चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। और ये सवाल यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी देश को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही सिस्टम के अंदर से हो। ये एक ऐसा सवाल है जो सच में भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की बुनियाद पर ही सवाल उठा देता है। और बस यहीं से एक ऐसा चौंकाने वाला दावा सामने आता है जो पूरी जांच की दिशा ही बदल देता है। देखिए, इस सोर्स के मुताबिक देश में जो हाई क्वालिटी नकली नोट फैल रहे थे, उनका सोर्स कोई दुश्मन देश के जासूस नहीं थे, बल्कि खुद देश का सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वॉल्ट्स थे। ये एक ऐसा खुलासा था जिसने, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है एक जांच से, जो ऊपर से देखने पर तो बिल्कुल रूटीन लग रही थी। लेकिन बहुत जल्द ये जांच एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां सवाल देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इंस्टीट्यूशन पर ही उठने लगे। अच्छा, अब जरा इस पूरी चेन ऑफ इवेंट्स को देखिए। बात है 2010 की। भारत नेपाल बॉर्डर पर कुछ बैंक ब्रांचों पर छापे पड़ते हैं और वहां मिलते हैं जाली नोट। पहला शक, जैसा कि अक्सर होता है, सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर गया। लेकिन जब CBI मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इस मामले की गहराई में गई, तो जो सुराग उनके हाथ लगे वो उन्हें सीधा RBI के दरवाजे तक ले गए। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है? मतलब देश का सेंट्रल बैंक ही जाली नोटों का सोर्स कैसे? जब इस सोर्स में दिए गए सबूतों को खंगाला गया तो पता चला कि सारा खेल उस कागज का था। जी हां, वो कागज जिस पर हमारे नोट छपते हैं। और शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे सनसनीखेज आरोप यही है। आरोप ये कि जिस कागज पर भारत के असली नोट छप रहे थे, ठीक उसी क्वालिटी के कागज पर पाकिस्तान नकली नोट छाप रहा था। मतलब RBI और SII दोनों को जो करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली कंपनियां थीं, वो कथित तौर पर एक ही थीं। अब आप सोचिए ये कितना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। अब जरा इस कंपनी डेलारू की कहानी देखिए, इससे मामला और साफ हो जाएगा। एक तरफ ये 200 साल पुरानी ब्रिटिश कंपनी है जिसका पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के साथ 1949 से ही एक जॉइंट वेंचर है, और दूसरी तरफ यही कंपनी काफी बाद में भारत को भी करेंसी पेपर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लेती है। सोर्स के मुताबिक यही वो कनेक्शन था, यही वो कथित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जिसने पूरे सिस्टम को कमजोर कर दिया। और बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं थी। जैसा कि यहां दिख रहा है, सोर्स के मुताबिक 3 बड़ी यूरोपियन कंपनियां थीं। ब्रिटेन से डेलारू, फ्रांस से आर्जो विगिन्स और जर्मनी से लुशेंथुल। ये तीनों ही कथित तौर पर एक ही समय पर भारत और पाकिस्तान दोनों को ये सुपर सेंसिटिव सिक्योरिटी पेपर सप्लाई कर रही थीं। मतलब ये कोई एक बार की गलती नहीं थी, ये एक पूरा पैटर्न था। तो जब ये बात सामने आई कि पेपर सप्लायर्स ही कॉमन थे, तो जाहिर है जांच का दायरा और बढ़ गया। अब सवाल सिर्फ कंपनियों पर नहीं था, सवाल उन राजनीतिक और प्रशासनिक फैसलों पर उठने लगा जिनकी वजह से ये सब होने दिया गया। ये टाइमलाइन उन कथित फैसलों को समझने में मदद करती है। देखिए, सोर्स के मुताबिक 1996-97 में इन कंपनियों को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिले। फिर 2005 में एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, लेकिन कथित तौर पर उसकी ब्लैकलिस्टिंग हटा दी गई। और बात यही नहीं रुकी। 2011 तक आते आते फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही कुछ अधिकारियों ने एक चिट्ठी में ये आरोप लगाया कि ये तीनों सप्लायर्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो रहे हैं, पर फिर भी उन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा रहा। तो ये एक लगातार चलने वाले पैटर्न की ओर इशारा करता है। और फिर ये सोर्स इस करेंसी पेपर वाले मामले को कुछ और बड़े कथित मामलों से जोड़ता है। यहां कई तरह के आरोप हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक आरोप है कि एक वित्त मंत्री ने डेलारू को ब्लैकलिस्ट तो किया, लेकिन वो फैसला कथित तौर पर पलट दिया गया। एक और आरोप, तत्कालीन वित्त मंत्री की पत्नी की लॉ फर्म पर एक ऐसे तस्कर को रिप्रेजेंट करने का आरोप लगा जिस पर खुद उन्हीं का मंत्रालय केस चला रहा था। इसके अलावा ये सोर्स कुछ पुरानी रिपोर्ट्स का भी जिक्र करता है, जैसे मिट्रोखिन आर्काइव्स, जिसमें कुछ भारतीय नेताओं के KGB के पैरोल पर होने का आरोप था, या पत्रकार सीमोर हर्ष के वो दाले जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के CIA एसेट होने का आरोप लगाया गया था।
इन सब का जिक्र करके सोर्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सिस्टम में कथित तौर पर जो सेंधमारी हुई वो कोई नई बात नहीं थी। तो ऐसे सिस्टम के सामने, जिसकी बुनियाद में ही कथित तौर पर दीमक लग चुकी हो, एक बहुत बड़े और कड़े फैसले की जरूरत थी। और इस सोर्स के नजरिए से देखें तो 2016 की नोटबंदी वो सिर्फ एक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, वो देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत जरूरी कदम था, एक तरह का हार्ड रीसेट। अब इस फैसले के पीछे की सोच को समझने के लिए सोर्स एक बहुत सिंपल x+y थ्योरी बताता है। मान लीजिए x वो असली पैसा है जो मार्केट में चल रहा है और जिसका पूरा हिसाब आरबीआई के पास है, और y है वो हाई क्वालिटी नकली पैसा जो सिस्टम में तो है लेकिन आरबीआई को पता ही नहीं है कि वो कितना है। तो इस थ्योरी के मुताबिक नोटबंदी का असली मकसद x यानी असली पैसे को वापस लाना नहीं था, बल्कि y यानी उस पूरे नकली पैसे को एक झटके में बेकार कर देना था। तो ये वाई फैक्टर, ये नकली नोटों की इकोनॉमी आखिर थी कितनी बड़ी? इस सोर्स का अनुमान है कि पाकिस्तान हर साल करीब करीब 500 करोड़ रुपए के जाली नोट भारत की अर्थव्यवस्था में डालकर मुनाफा कमा रहा था, और ये वो पैसा था जिसका इस्तेमाल जाहिर है भारत के खिलाफ ही होना था। और यही वो पॉइंट है जो नोटबंदी पर होने वाली सबसे बड़ी आलोचना का जवाब देता है। अक्सर यह कहा जाता है कि 99% नोट तो वापस आ गए, तो फायदा क्या हुआ? इस थ्योरी के हिसाब से वो जो 99% वापस आया वो x था, मतलब असली पैसा। असली मकसद तो यह था कि y यानी नकली नोटों का पूरा जखीरा वो वापस सिस्टम में आ ही ना पाए, और सोर्स के मुताबिक हुआ भी ठीक यही। तो ठीक है, एक तरफ तो पुराने जाली नोटों को खत्म कर दिया गया, लेकिन असली चैलेंज तो यह था कि भविष्य में ऐसा दोबारा कभी ना हो, और उसके लिए आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी था। तो विदेशी सप्लायर्स पर ये जो निर्भरता थी उसे खत्म करने के लिए भारत ने अपनी घरेलू प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने का फैसला किया। देखिए, भारत को हर साल करीब 24,000 मेट्रिक टन करेंसी पेपर की जरूरत होती है, तो होशंगाबाद वाले प्लांट के साथ साथ बालासोर में एक नया प्लांट लगाया गया ताकि ये पूरी जरूरत देश के अंदर ही पूरी हो सके। ये भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। तो आखिर में हम बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। आज की इस ग्लोबलाइज दुनिया में जिस कागज पर किसी भी देश की दौलत और उसकी पहचान छपी होती है, वो कागज खुद कितना सुरक्षित है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी देश की आर्थिक आज़ादी और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों से जुड़ा है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।